भारत और रूस का रिश्ता शुरू से ही काफी दोस्ताना रहा है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान के युद्ध में यूके, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए दोनों हाथ खोल दिए थे, तब रूस ही वो देश था जिसने समुद्र में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों को भारत पर हमला करने से रोका था। भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपने नौसेना के 7वें बेड़े को पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भारत के युद्धपोत INS विक्रांत से 5 गुना बड़ा था। इंदिरा गांधी को जब ये बात पता चली थी कि अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने रूस के विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रोमिको से मदद मांगी, जिसके तुरंत बाद रूस ने अपने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को USS एंटरप्राइज के सामने खड़ा कर दिया, ताकि भारत का कोई बाल भी बांका न कर सके। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की तरह ही देश की महिलाओं ने भी अपना जज्बा दिखाया था। युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से नष्ट की गई भारतीय वायुसेना की भुज हवाई पट्टी को 72 घंटों के भीतर ठीक कर दिया था। उस वक्त युद्ध की स्थिति को देखते हुए वायुसेना के लड़ाकू विमानों की उड़ान के लिए हवाई पट्टी को जल्द से जल्द ठीक करना था। तब कच्छ के गांव माधापार की करीब 300 महिलाएं आगे आईं और उन्होंने हवाई पट्टी को 72 घंटे में ठीक करने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। ये महिलाएं दिन रात हवाई पट्टी की मरम्मत का काम करती। जब भी पाकिस्तानी सेना का विमान ऊपर से गुजरता, तो ये महिलाएं सुरंग में छिप जाती। रात को लालटेन की हल्की रोशनी में हवाई पट्टी की मरम्मत करती। इन महिलाओं के साहस की वजह से ही उस वक्त 72 घंटों में हवाई पट्टी तैयार हुई थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती का नक्शा बदल दिया था। साल 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते का नाम था शिमला समझौता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से बेनजीर भुट्टो जब इस समझौते के दौरान भारत आई, तो उन पर उनकी खूबसूरती भारी पड़ी थी। दरअसल पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो ने साल 1971 में युद्ध के बाद इंदिरा गांधी के पास बातचीत का संदेश भिजवाया। इस यात्रा में जुल्फिकार भुट्टो के साथ उनकी पत्नी को आना था, लेकिन बीमार होने के चलते भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर को लेकर आए। बेनजीर उस समय महज 18 साल की थी। खालिद हसन के साथ बिना सुरक्षा के घूमने निकली बेनजीर को शिमला में लोगों ने पहचान लिया। वो जहाँ जहाँ जाती, भीड़ उनके पीछे दिखाई देती। वह उनका इंटरव्यू करना चाहते थे। सिर्फ एक भारतीय पत्रकार दिलीप मुखर्जी को उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने भुट्टो की जीवनी लिखी थी। आम बजट के बारे में सभी को जानकारी होगी। हर साल सरकार बजट पेश करती है और सरकार की कोशिश बजट में समाज के हर तबके को खुश करने की होती है। लेकिन आम बजट के अलावा क्या आप ब्लैक बजट के बारे में भी जानते हैं? जी हाँ, साल 1973 में पहली बार आजाद भारत का पहला एकमात्र ब्लैक बजट पेश किया गया था। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उनकी सरकार के वित्त मंत्री यशवंतराव बी चौहान ने 28 फरवरी 1973 को ये बजट पेश किया था। उस समय देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। खराब मॉनसून और 1971 में हुए युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई थी। इसलिए सरकार ने ब्लैक बजट पेश किया। इस बजट में सामान्य बीमा कंपनियों, कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। टाइम कैप्सूल, इसके बारे में शायद आप सभी ज्यादा जानकारी नहीं रखते हो, लेकिन टाइम कैप्सूल का इतिहास सदियों पुराना है। साल 1973 में इंदिरा गांधी ने लाल किले के अंदर 15 अगस्त को टाइम कैप्सूल 32 फीट नीचे दबाया था। दावा किया जाता है कि इस टाइम कैप्सूल में आजादी के बाद 25 वर्षों का घटनाक्रम साक्ष्य के साथ मौजूद था। सरकार चाहती थी कि आजादी के 25 साल बाद की स्थिति को संजो कर रखा जाए। इसके लिए टाइम कैप्सूल बनाने का आइडिया दिया गया था। इंदिरा ने अतीत की अहम घटनाओं को दर्ज करने का काम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को सौंपा था और सरकार ने उस टाइम कैप्सूल का नाम कालपात्र रखा था। अंतरिक्ष, वो दुनिया जहां अनगिनत रहस्य छिपे हैं। इस बारे में करोड़ों रिसर्च किए गए हैं और बदलते दौर के साथ वैज्ञानिक नए नए आयाम भी छू रहे हैं। लेकिन साल 1973 कुछ ऐसा हुआ जो भारतीयों के लिए डराने वाला था।
दरअसल अमेरिका ने 1973 में स्काई लैब नाम के स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजा। ये करीब 9 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था और इसका वजन 75,000 किलो था। इसने अंतरिक्ष में 5 साल तक ठीक से काम किया और धरती पर बैठे वैज्ञानिक भी इसे आराम से नियंत्रित करते रहे। लेकिन 1977-1978 के दौरान सौर तूफान में निकली सूरज की गर्म लपटों से इसे बहुत नुकसान पहुंचा। पटना से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किए गए ये दोनों आरोपी देश विरोधी साजिश के एक बड़े खेल के मोहरे थे। आईबी की इनपुट के बाद जब दोनों की गिरफ्तारी हुई तो साजिश की परत दर परत खुलने लगी। एफआईआर के मुताबिक दोनों आरोपी मिशन 2047 में जुटे हुए थे। इनका लक्ष्य 2047 में भारत में इस्लाम का राज लाना था। इनके पास से एक विजन डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ है। पीएफआई का झंडा, दस्तावेज, पैम्पलेट, बुकलेट समेत कई अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में राष्ट्र विरोधी और समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा था और इनका मकसद था 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। लुलु मॉल को खुले हुए अभी 4 ही दिन हुए थे कि वहां का एक वीडियो सामने आया और वायरल होने लगा, जिसके बाद लुलु मॉल का नाम एक विवाद से जुड़ गया। गौर से देखिए, सोशल मीडिया में यही वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि करीब 9 से 10 लोग मॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि ये मॉल कोई और नहीं बल्कि लखनऊ का सबसे बड़ा लुलु मॉल ही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना मना है तो मॉल में क्यों नमाज पढ़ी जा रही है। आज एक खास तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये तस्वीर तेलंगाना से आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स अपने 1 महीने के बच्चे को सिर पर टोकरी में रखकर बाढ़ के पानी के बीच सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो तो यही कह रहा है कि ये है रियल लाइफ का बाहुबली। कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदल। ये तस्वीरें थाईलैंड के खाओ याई नेशनल पार्क की हैं। और लोगों का ये हुजूम एक मासूम जानवर की मदद करने के लिए पहुंचा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण हाथी का एक बच्चा गड्ढे में गिर गया और मूसलाधार बारिश के बीच जब हथनी अपने बच्चे को बचाने पहुंची तो वो भी गड्ढे में फंस गई। बारिश की वजह से दलदल हो गया था और काफी कोशिशों के बावजूद हथनी और बच्चा दोनों ही गड्ढे से निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। खबर मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मां के पास होने के कारण टीम का बच्चे के नजदीक जाना मुश्किल था। फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जया बच्चन और हेमा मालिनी जैसे स्टार्स इस फिल्म में थे। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म शोले का क्लाइमैक्स आखिरी वक्त पर बदल दिया गया था। फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बताया कि फिल्म का क्लाइमैक्स जैसा दिखाया गया था वैसा था नहीं। उस वक्त चल रही इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए सेंसर बोर्ड ने फिल्म के क्लाइमैक्स पर आपत्ति जताई थी। असली क्लाइमैक्स सीन में ठाकुर अपने नुकीले जूतों से गब्बर को मार देता है।
इस सीन को सेंसर बोर्ड ने कानून का हवाला देकर बदलने को कहा था, जिसमें गब्बर को कानून के हवाले किया गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी थी। गली गली में फिल्म के डायलॉग गूंजने लगे थे। पक्के दोस्तों को जय वीरू कहा जाने लगा।